हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। बच्चों, आप सभी जानते हैं क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग जीवों में किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जान रहे हैं। ये चैप्टर में मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि बच्चों जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो, और जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, ये एक अलग प्रक्रिया है। और श्वसन की प्रक्रिया, अगर आप ये कहें कि हम श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो श्वसन की प्रक्रिया एक्चुअल में नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है। आप सभी को पता है कि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, तो हर एक कोशिका में ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जो हम सांस लेते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेलेशन, और जो हम सांस छोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में आप देख रहे हैं कि हम अपनी नाक से सांस को अंदर खींचते हैं, उसमें वायु के साथ एक स्पेशल गैस हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, और उस प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव होते हैं हमारे शरीर के अंदर। क्या बदलाव होता है? आप सभी को पता है कि हमारा जो ये नेजल कैविटी है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस हमारी नासिका से होते हुए थ्रोट पे, जहाँ पे कॉमन पैसेज है, उसके रास्ते सांस की नली में चली जाती है। तो यहाँ पे रिब केज होता है, यानी कि हमारी जो पसलियां हैं वो लंग्स के ऊपर पिंजरे की तरह लगी हुई होती है। ये जो आपको लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं दोनों, ये क्या है? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला फेफड़ा है। यहाँ से हम सांस लेते हैं, इस नली के द्वारा सांस अंदर जाती है, और ये यहाँ से ऐसे करके दोनों फेफड़ों में भर दी जाती है। तो जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो क्या होता है? रिब केज एक्सपेंड्स एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। रिब केज यानी कि जो पसलियों वाला पिंजरा है, ये जो आपको दिखाई पड़े, इसके ऊपर ऐसे से हड्डियां लगी हुई होती हैं, है ना। उसके अंदर ये लंग्स जो है बहुत नाजुक भाग होता है, तो इसलिए ये लंग्स जो है, लंग्स के ऊपर क्या होता है? हड्डियां होती हैं। बोन्स का एक पिंजरा टाइप का बना हुआ होता है, और उसके अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक हमारे लेफ्ट साइड पे है और एक हमारे राइट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड पे जो होता है वो भी इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम, जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और जब इसी तरीके से जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं या हम एक्सहेलेशन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यह है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और यह है उच्च श्वसन। ये क्या है? यह है उच्च श्वसन। ये है उच्च श्वसन। तो इसमें क्या होता है? रिब केज जो है वो स्मॉल हो जाता है, रिब मसल्स जो है रिलैक्स होती हैं, हवा मुंह से बाहर जाती है, और डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ सिकुड़ के चला जाता है। ठीक है, ये है हमारी सांस लेने की और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, जिन्हें हम अंतः श्वसन और उच्च श्वसन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है ब्रीदिंग। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ब्रीदिंग। इसे हम कहते हैं सांस लेना या सांस छोड़ना। ठीक है, अब जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसके बीच में हमारे शरीर में काफी कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? जब हम
पहला सवाल तो यही है ना कि हम एक्चुअली हम रेस्पायर करते ही क्यों हैं। कुछ न कुछ रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा, कुछ ऐसा कारण जरूर होगा जिसके लिए हमारा जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। तो क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण से हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर के और मृत्यु तक निरंतर सांस लेते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सोते हुए एनर्जी नहीं खर्च करते? आप पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप स्कूल आ रहे हैं, तो इनमें सब में क्या चीज यूज हो रही है बच्चों? इसमें सब में ऊर्जा खर्च होती है। तो जो ऊर्जा यूज होती है उस ऊर्जा को पाने के लिए हम रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते रहते हैं। जब हम खा रहे होते हैं, व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम सो रहे होते, इवन सोते समय भी जब आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या होती है, हम सांस लेते रहते हैं। तो सांस लेने से मतलब ये है कि हमारे शरीर में सांस लेने के और सांस छोड़ने के बीच में जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है, आप हर सांस जब खींचते हैं तो आपको लगता है बड़ी, ये चीज आप खुद फील कर सकते हैं। जब आप सांस अंदर को खींचते हैं तो आपको लगता है कि बहुत एनर्जी आ रही है ना, बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। तो वो जो ऊर्जा, वो जो एनर्जी आप फील कर पाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा होता है, यानी उस समय हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही होती है ना। तो उस ऊर्जा को पाने के लिए रेस्पिरेशन आवश्यक है, यानी कि वो ऐसी प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा बनती है जो श्वसन की प्रक्रिया है, उसी के द्वारा ऊर्जा बनती है। जो फूड है, हम सभी को पता है, हम क्लास 6 में ही इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें क्या छुपी होती है? न्यूट्रिएंट्स छुपे होते हैं और एनर्जी छुपी हुई होती है ना। हमने फूड के बारे में बहुत विस्तार से क्लास 6 में पढ़ा था, जिसमें आपने ये जाना था कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, यानी वो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो जो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें से ऊर्जा हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसमें से ऊर्जा कैसे बनती है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, इस चैप्टर में यही आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस में समझना है। The food has stored energy which is released during respiration. भोजन के अंदर जो जमा या छुपी हुई एनर्जी होती है, वो कब बाहर निकलती है? जब श्वसन की प्रक्रिया होती है। All living organisms respire to get energy from food. अब क्या बात हो रही है कि सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियां, सब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं? रेस्पायर करती हैं। तो क्वेश्चन जो है, व्हाई डू वी रेस्पायर, या हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम श्वसन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? तो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं ऊर्जा पाने के लिए, क्योंकि ऊर्जा किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए जरूरी है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, यानी कि जब हम सांस अंदर को ले रहे होते हैं उस टाइम पे हम ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे होते हैं, और जब हम सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल के रूप में अपने शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं। तो दो क्वेश्चंस इससे आपको समझ में आ गए। एक तो ये कि हम सांस लेते हैं ऊर्जा पाने के लिए, ऊर्जा जो हम खाना खाते हैं उसमें छुपी हुई होती है, तो उस छुपी ऊर्जा को निकालने के लिए श्वसन की प्रक्रिया हम करते हैं। हम सांस लेते समय ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हम सांस लेते समय ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यूज है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पे। यानी एनर्जी जो हम ले रहे हैं अपने खाने से, उस एनर्जी को पाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत
होती है, या हम कह सकते हैं कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कैसे पूरा करते हैं। इन द सेल्स, यानी हमारा पूरा शरीर, अब आप क्लास 8th में, ये अभी आपका अगले साल का चैप्टर आएगा, आपको कोशिका के बारे में बताया जाएगा कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर या पेड़ पौधे या वनस्पतियां, ये सब के सब जो है किससे बनी हुई हैं, कोशिकाओं से। छोटी छोटी इकाइयां हम कह सकते हैं, उनसे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो उन छोटी छोटी इकाइयों में कुछ प्रोसेस होती है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसे हम कहते हैं सेल, उसे हम कहते हैं कोशिका। तो हर एक कोशिका में ऑक्सीजन जो है, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो किस में काम करती है, हमारे ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी हमारे भोजन को तोड़ने में और छुपी ऊर्जा को बाहर निकालने में कौन योगदान करता है, ऑक्सीजन योगदान करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration। वो प्रक्रिया जिसमें भोजन को तोड़ा जाना है और ऊर्जा का निकलना है, कहाँ पे होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, ये सभी जीव जंतुओं में, सभी वनस्पतियों में, हर एक कोशिका के अंदर होती है। हर एक कोशिका में क्या होता है, द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी हर एक कोशिका में जो फूड है, ग्लूकोज के रूप में जो हमारे शरीर में गया है, उसका ब्रेक डाउन होता है, वो तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन उसमें यूज होती है, जो हम सांस लेते समय अपने शरीर के अंदर लेते हैं। और वेस्ट मटेरियल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यूज क्या चीज हुई, ऑक्सीजन का यूज हुआ, वही हम सांस लेते समय अपने शरीर में अंदर खींचते हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में मिला है। अब इसको फील कैसे कर सकते हैं, आप 2 सेकंड के लिए अगर रुकते हैं, आप गहरी सांस भरते हैं और उसके बाद सांस को छोड़ते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। सांस लेते समय आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। अब इस एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे कि सांस गहरी लेकर के रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए अपनी ब्रेथ को और उसको मत छोड़िए। उस समय पे आपको केवल 2-3 सेकेंड्स के बाद ही क्या महसूस हो जाएगी, आपको उलझन होने लगेगी कि आपको सांस छोड़नी है। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको नीड लगेगी कि नहीं, जो सांस हमने अंदर ली है उसको सांस बाहर छोड़नी भी है। क्योंकि क्या हुआ है, इस समय पे आपने जब सांस ली तो आपका जो ग्लूकोज था वो तो ब्रेक डाउन हो गया, ऑक्सीजन का यूज हो गया, ऑक्सीजन जो आपने सांस में ली थी वो तो यूज हो गया। और प्रोडक्ट के रूप में आपके शरीर में क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, और एनर्जी तो बनी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि फिर से हमें ऑक्सीजन खींचना है और फिर से यही प्रोसेस होनी थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना जरूरी है। हमारा शरीर बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि सांस हमें छोड़नी ही छोड़नी है, इसलिए बहुत देर तक हम अपनी सांस को रोक भी नहीं पाते हैं। तो क्या चीजें पता चली, एक तो हम सांस लेते समय ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वायु में मौजूद ऑक्सीजन अन्य गैसों के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन यूज कौन होती है, ऑक्सीजन ही यूज होती है श्वसन की प्रोसेस में, और रिलीज होते समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, हमारे शरीर से बाहर निकलती है। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है।
पहला प्रकार क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। हर एक सेल में, हर एक कोशिका में द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या क्या चीजें बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर रिलीज होता है। वाटर भी रिलीज होता है, ये हम कैसे जानेंगे? आपने कभी भी शीशे के सामने भाप देके अपने मुंह से देखा होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स टाइप की आपको दिखाई पड़ती है, वो क्या है? वो वाटर ही बना है जो रिलीज होता है, और वो आपको उस शीशे पर या मिरर पर दिखाई पड़ता है। उस समय पे ऑक्सीजन यूज होती है सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। ऑक्सीजन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेस यही है कि ग्लूकोज का उसमें विखंडन होता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के इस्तेमाल से हो रहा हो तब उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों कि एनर्जी भी रिलीज होती है, और एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। अब उसके बाद हम बात करें यदि अवायवीय श्वसन की, ये तो हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की बात। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, हम अवायवीय श्वसन की बात करें, तो अवायवीय श्वसन क्या है? फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के भी हमारा भोजन तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर बिना ऑक्सीजन के यूज के भोजन को तोड़ा जाए और एनर्जी ली जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वो प्रक्रिया आपकी अवायवीय श्वसन कहलाती है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। There are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जैसे ईस्ट, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सांस ले सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अवायवीय जीव कहते हैं। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide. अब इतना ये सारा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं एक बात बोलूं कि ब्रेड बनती है, ब्रेड में छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए बच्चों ना ईस्ट का यूज होता है ना, और ईस्ट का जब यूज होता है तो ब्रेड में छोटे छोटे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो हो गई आपकी अवायवीय श्वसन की बात, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होता है वायवीय श्वसन, जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करके ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा प्रकार होता है अवायवीय श्वसन, जहां पे श्वसन की प्रक्रिया तो हो रही है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया तो हो रही है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा। या ऐसे जीव क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ये चैप्टर जो है वो 7th क्लास में है बच्चों, है ना। इसमें हम वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है ना, ये भी कई प्रकार का होता है। वायवीय श्वसन का मतलब तो सामान्य श्वसन, जो आप सांस ले रहे हैं, जो मैं सांस ले रही हूँ, ये वायवीय श्वसन की कैटेगरी है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी है। इसके उलट जो हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? ये 2 प्रकार का होता है।
एक तो वायवीय श्वसन होता है, वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वो। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है ये आपका दो प्रकार का हो सकता है, मतलब ऐसा जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, और एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन का अभाव हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब पहले तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मुख्य क्या अंतर है ये हम देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन में क्या होता है? पहला पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन में द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मित होती है और वो रिलीज होती ही है, लेकिन कम एनर्जी रिलीज होती है अवायवीय श्वसन में, और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और अल्कोहल बनता है। यहाँ पे एनर्जी जो निकल रही है, एनर्जी रिलीज इज लेस, यानी कम एनर्जी मिलती है, कम ऊर्जा निकलती है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली ब्रोकन डाउन, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो फूड के रूप में हमारे शरीर में है उसका आंशिक तौर पे ब्रेक डाउन होता है, यानी उसका विखंडन पूर्णतः नहीं होता है। जब हम वायवीय श्वसन की बात करते हैं, द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब वायवीय श्वसन के अंदर हम खुद कैसी सांसें ले रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वायवीय श्वसन में हम ऑक्सीजन को यूज करके सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वेस्ट मटेरियल के रूप में, और वाटर और एनर्जी ये भी रिलीज होती है। लेकिन इसमें जो ऊर्जा बनती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एनर्जी रिलीज इज मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब उसके अलावा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ऐसी स्थिति में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इनका पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। अवायवीय श्वसन में आंशिक रूप से विखंडन हो रहा था और वायवीय श्वसन में पूर्ण रूप से विखंडन इसका हो रहा था। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। रीठा खाल, बच्चों जीआईसी रीठा खाल, कोई बच्चा माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम कंचन ढोंडियाल। कंचन ढोंडियाल। कंचन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मैम बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैम जो पढ़ा रही हैं वो आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? मैम यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वंश, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ पढ़िए। एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक का मतलब समझ में आया? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब समझ में आया आपको एनारोबिक का मतलब क्या होता है? मैम नहीं समझ में आया? अच्छा, इसीलिए मैंने आपको खड़ा किया है। देखो, एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, एनारोबिक का मतलब क्या होता है? अवायवीय श्वसन। बोलिए जोर से। मैम क्या? एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। जी मैम, विद्या। और एरोबिक का मतलब क्या होता है? वायवीय श्वसन।
ये जो लिखा हुआ है एरोबिक, इसका मतलब है वायवीय श्वसन। आप लोग की बुक्स इंग्लिश में है या हिंदी में साइंस की? मैम इंग्लिश। इंग्लिश में है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में देखिए, लिखिए और आपको समझना हिंदी में भी है अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। अवायवीय श्वसन का मतलब है कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, मतलब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है लेकिन ऑक्सीजन उसमें यूज नहीं हो रही है। वायवीय श्वसन का मतलब है कि श्वसन की प्रक्रिया हो रही है और उसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट पढ़ेंगे वंश। ऑफ ऑक्सीजन। फिर से रिपीट करेंगे एक बार बेटा। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ खुद से। इट टेक्स हाँ, प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो अवायवीय श्वसन की घटना है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस और प्रेजेंस का मतलब पता है? प्रेजेंस का मतलब कि उपस्थिति में और एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति में। ठीक है, मतलब दो प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, एक ऐसी जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा या ऑक्सीजन जहां पे एब्सेंट है वहां पे भी ये प्रोसेस हो पा रही है। तो पहला अंतर क्या हुआ अवायवीय और वायवीय या एरोबिक और एनएरोबिक में? एक तो प्रेजेंस में हो रहा है और दूसरा एब्सेंस में हो रहा है। अब इसको याद रखेंगे, जो प्रेजेंस में हो रहा है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हाथ खड़े करके बताएंगे मुझे। पहला पॉइंट सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया है तो हाथ खड़े करेंगे। सभी बच्चे हाथ खड़े करेंगे, अगर नहीं क्लियर है तो हाथ नीचे रखेंगे। तो जो सामने बच्चा बैठे हैं टाई लगा के, उनको वो आधा हाथ खड़ा किया है, मतलब उनको पूरा क्लियर नहीं हुआ। हाथ अगर पूरे खड़े करेंगे मतलब आपको अच्छे से समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वंश। हम एरोबिक और एनारोबिक आज क्लियर करेंगे। The products are carbon dioxide, ethyl, alcohol and energy. हाँ, मतलब यहाँ पे जब सांस लेने वाली प्रोसेस हो रही है तो वहां पे प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और एनर्जी, यानी कि ऊर्जा निकल रही है। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या है? चेंज है। इसमें क्या प्रोडक्ट है देखो? डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी, यानी कि इसमें और इसमें फिर कुछ अंतर है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा था वहां पे प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना यानी कि पानी बना और खूब सारी ऊर्जा बनी। जब हम एनाएरोबिक या अवायवीय की बात कर रहे हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, एथाइल अल्कोहल बना और एनर्जी बनी। लेकिन यहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी बनती है एरोबिक में और एनाएरोबिक में बहुत कम बनती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। एनर्जी रिलीज्ड इज मोर और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। अगले सेशन में, अभी इसी क्लास के बाद हमारा फिर से ये सेशन चलेगा जिसमें हम एनाएरोबिक और एनाएरोबिक पूरा क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आज की क्लास में वंश के लिए थैंक यू, आप सभी ने कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ाई करी। वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग फॉर यू। और आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।